बिकॉज आपस में काफ़ी संबंधित हैं एक दूसरे से, जैसे आप और खैर छोड़िए। तो दोनों का संबंध काफ़ी गहरा है, इसीलिए हम ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे सो दैट कि हमें अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में ना। वॉइस वगैरह एक बार कंफर्म कर दो, फिर जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बीच में बोलना कि ये है वो है फलाना ढिमका है। ये बता रहे हैं दिमाग खराब है, भागे पड़े। जल्दी बताओ सब ठीक है कि नहीं है, जल्दी क्या आप और लेट होना है? नहीं नहीं, क्या आप और लेट होना नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? 36 क्लास की 36 को लेट बोलते हैं? चलो, दिमाग पता है क्यों खराब है मेरा? मेरा चश्मा टूट गया, ठीक है, मैंने लेंस कार्ड से बनाया था, तो जब मैं गया तो चश्मा टूट गया, इन द सेंस थोड़ा फ्रेम मतलब वो हो गया, मतलब फ्रेम थोड़ा सा उसका जो डंडियाँ होती है ना टेढ़ी हुई। भाई मैं क्या बोला 5,000 लेंगे, मैंने पागल वाला क्या, फ्रेम का 5,000 में इसको दूंगा, कसवा के लाया हूँ। चलो थेरेपी जाने का क्या फायदा, दिमाग बता रहा हूँ थेरेपी, अब तुम बता रहा हूँ 3 काम थे, ठीक है, चश्मा वाला था क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ तो 4-5 जब काम इकट्ठे हो जाते हैं तब एक साथ निकलता हूँ कराने के लिए, तो उसमें से एक ही काम हो पाया। थेरेपी वाले को गया तो इशूज़ थे, कुछ लाइट वाइट के कुछ इशूज़ थे, लाइट नहीं थी, ठीक है, तो जो मशीन होती थेरेपी की वो नहीं चल पाई, इसमें ये हो गया। तो अब मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मेरे अंदर का जो दाना है वो जाग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेंस कार्ड से तो बाहर नहीं ले सकते ना, अभी बनाया था, मम्मी अड़काई नहीं, अभी तो बनवा के आए थे, फिर से नया बनाने लगे, सब क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे आते हैं, तो देखो फोकस करेंगे यहाँ पे, हमने पढ़ा था पार्ट 5 दैट इज यूनियन, ठीक है, एंड मैं रोज रोज मैं रिकॉल करवाता हूँ कि यूनियन दैट इज पार्ट 5 में 5 चैप्टर है, पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव, दूसरा चैप्टर लेजिस्लेचर, तीसरा चैप्टर ऑर्डिनेंस, चौथा चैप्टर आ चुके हैं चौथा चैप्टर में दैट इज सुप्रीम कोर्ट। यूनियन जुडिशरी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, क्लियर चीज़, दैट इज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं फिर से मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार और कि पार्ट नंबर, ठीक है, कि पार्ट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 124 टू 147 के बीच में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ है, 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दैट इज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो ये हमें ब्रैकेट जाना जरूरी है सो दैट कि हम देखो आपको जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई आर्टिकल वाइज पढ़ाई हैं सो दैट चीज़ें आप समझे भी, जो कि समझ बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यूपीएससी, और साथ ही साथ आपको आर्टिकल्स भी याद हो जाए सो दैट आप किसी और एग्जाम में भी एसएससी स्टेट पीसीएस में बैठे यहाँ पर आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी कर पाएंगे, अगर यूपीएससी ने अगर मान लो सीधे सीपीएस में इस तरह से पूछ लिया आपका स्पेसिफिक आर्टिकल तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 124 में जो सबसे पहला आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल 124, और ये मेंशन करता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 अदर जजेस, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 अदर जजेस होंगे, इस तरह का कंपोजिशन होगा। दिस कंपोजिशन वाज ओरिजिनली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना इट रिप्लेस्ड, छोड़ो इसको, तुम इसको समझोगे नहीं, इसको तुम समझोगे आगे जब एक आर्टिकल आएगा वहाँ पे, अभी के लिए समझ में आई बात कि इसमें दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कंपोजिशन होगा, ओरिजिनली 1+7 था इस तरह से, ठीक है। देन आते हैं सेकंड नंबर जो क्लॉज है 124 का सेकंड क्लॉज, अभी आर्टिकल सेम है बस क्लॉज अगला वाला है। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनकी अपॉइंटमेंट भी इसी आर्टिकल में दी हुई है सेकंड क्लॉज में, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन नियुक्ति कैसे करेगा, प्रेसिडेंट का जिसका मन है उसकी नियुक्ति कर देगा एज अ जज, नो, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब यहाँ से मेन खेला शुरू होता है, ठीक है, खेला क्या शुरू होता है, खेला ये शुरू होता है कि कई सारे केसेस निकल के और ये बात सामने आई कि भाई ये जो प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। यहाँ केसेस इमर्ज हुए, केसेस क्यों इमर्ज हुए, क्योंकि बात ये आई कि डज दिस कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, डज दिस कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, कंसल्टेशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ मैं क्लास 6:30 कर दूँ क्या रोज की ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोला नहीं 4:30 के रहने दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो चश्मा मार के तोड़ देंगे तुम्हारा, ये तुमने बोला, ठीक। अब अगर तुमने बोला 4:30, मैंने फिर भी चेंज नहीं किया, दैट मीन्स कि आपने जो बोला वो मेरे पे बाइंडिंग नहीं था, दैट मीन्स मुझे सिर्फ आपकी कंसल्टेशन लेनी थी, वो कंसल्टेशन मेरे पे बाइंडिंग नहीं थी, दैट मीन्स ओनली कंसल्टेशन नो कंकरेंस, कंकरेंस का मतलब होता है दोनों पार्टीज के बीच में सहमति होनी चाहिए, सहमति नहीं है तो उस चीज़ को नहीं किया जा सकता है, समझ रहे आप। तो कंसल्टेशन कंकरेंस है नहीं है, इसको लेकर केसेस है। पहला केस 1981 में 1981 में, इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस 1981 1981 का, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जजेस केस 1981। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि नो, कंसल्टेशन डज नॉट नेसेसरली मीन्स कंकरेंस, यानी कि प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन लेनी है किससे, सीजीआई से लेनी है, ठीक है, या फिर जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, लेकिन ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन आल्सो, ये इनहेरेंट चीज है इसमें, ठीक है। फर्स्ट जज केस में बात है 1981, इसको हम एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए अगर पूछ ले तो, एसपी गुप्ता केस, ठीक है। देन आया आपका सेकंड जजेस केस, सेकंड जजेस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने ही जो उसने डिसीजन दिया था उसको ओवरटर्न किया, ओवरटर्न किया मतलब ये है जो बोला था उसको पलट दिया, भी किस तरह से पलटा, ये बोला कि यस कंसल्टेशन, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इट गोज विदाउट सेइंग कि यस कंसल्टेशन मींस नेसेसरली मींस द कंकरेंस, यानी कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस मिलेगी भाई सीजीआई वो बाइंडिंग है, लेकिन इसने एक साथ एक और चीज़ इसके साथ बोली, दैट वाज कि ये जो प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा है सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ये इसकी खुद की एडवाइस नहीं होगी, तो फिर ये भी सीजीआई जो है ये 2 अदर जजेस की एडवाइस लेगा एंड देन वो एडवाइस ट्रांसफर करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। एंड फ्रॉम हेयर देयर इज द बर्थ ऑफ अ सिस्टम नोन एज कॉलेजियम सिस्टम। व्हाट इज दिस कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम इज दिस ग्रुप ऑफ जजेस हु आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, जजेस का समूह जो खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर रहा है ना, जिसका नाम ये बोलेंगे, अगर मान लो इन तीनों ने बोल दिया कि जो मुख्य न्यायाधीश उनकी जो बेटी है जिसने अभी जस्ट लॉ की डिग्री हासिल करी उसको बनाओ, है उसको बना दे, उसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है,
जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में भी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में एक क्वालिफिकेशन आएगा कि अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई लॉ की बहुत अच्छी नज़र लॉ की नॉलेज रखने वाला कोई बहुत अच्छा है तो उसको भी किया जा सकता है। तो ये बोलेंगे बहुत लॉ की अच्छी नॉलेज रखती है हमारी लड़की, कहीं इसको अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड केस में बोला। इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम एंड दिस इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये जन्मा है सेकंड जजेस केस में। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जन्मा है 1973 में केशवानंद भारती केस में। और ये सेकंड जजेस केस कब हुआ था? जैसे उस 1993 में, जैसे इसको एसपी गुप्ता केस बोलते हैं वैसे इस केस को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, इस केस को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। क्लियर? देन आता है थर्ड जजेस केस, देन आता है कौन सा? थर्ड जजेस केस। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोलता है जो हमने सेकंड जजेस केस में बोला था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, वही सेम चीज़ बोल रहे हैं। यस, फिर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता है ये जो प्रेसिडेंट सीजीआई की एडवाइस ले रहा है, और सीजीआई को अपना एडवाइस नहीं देना है, सिर्फ अपना नहीं देना है, दो लोगों के साथ मिलकर देना है। बाकी जो दो लोग हैं, दो जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनसे भी पूछना है। ठीक है, तभी एडवाइस दे सकता है। तो अब दो नहीं, अब 4 जजेस से पूछना है, 4 अदर जजेस, सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस से पूछना है। और वो जो एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को या फिर जो सीजीआई देगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉलेजियम सिस्टम रिटेन रहा और उसका दायरा बढ़ा दिया गया, या फिर कॉलेजियम सिस्टम को और क्या किया गया? स्ट्रेंथन कर दिया गया। वहाँ पर 2 की जगह 4 और जजेस सीजीआई के अलावा, इनके पहले 3 थे, सीजीआई प्लस 2, अब यहाँ 5 हो गए, सीजीआई प्लस 4। ना व्हाट पार्लियामेंट डिड इन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने ये सब खत्म कर दिया। कैसे? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, 99वें संविधान संशोधन करके उसने क्या किया? इट एंडेड द कॉलेजियम सिस्टम। अब भले कॉलेजियम सिस्टम मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी करना पड़ा इस अमेंडमेंट को। क्यों? बिकॉज इट नॉट ओनली डेल्ट विद द एंडिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, बट इट ऑल्सो डेल्ट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बॉडी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर द ट्रांसफर्स ऑल्सो, एंड दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये कमीशन बना। अब इस कमीशन में इस तरह से होना था कि भाई यहाँ पर सीजीआई रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेंगे, प्लस 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज भी रहेंगी। और वो 2 एमिनेंट पर्सनालिटी को कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी उसमें भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, उसमें एक सरकार से रहेगा, और एक और जो जुडिशरी की अच्छी नॉलेज रखता है वो रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से कंपोजिशन लिख क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि कभी पूछा नहीं आपसे क्या कंपोजिशन था। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगले केस में ही, दैट इज 4th जजेस केस में, 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज इनवैलिड एंड एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक है ये। समझ में आई बात आपको? तो अभी सर क्या चलता है? कॉलेजियम। तो सेम कॉलेजियम चलता है अभी। ठीक है, केस कब हुआ? वो 2014 में अमेंडमेंट हुआ, तो 2015 में हुआ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? थर्ड जस्ट केस 1998 चल लिखा नहीं क्या मैंने? 1998। इज इट क्लियर? कॉलेजियम इज रिस्टोर्ड। यस, कॉलेजियम रिस्टोर्ड। ठीक है, सर फर्स्ट वाला 19 क्या? फर्स्ट वाला 1992 नहीं, 1992 नहीं भैया, फर्स्ट जस्ट केस 1981 होगा। ठीक है, फर्स्ट जस्ट केस 1981, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 ही होगा ना। इस सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है हाई जजेस बेंच बैठती है। अगर मान लो 3 जजेस बेंच ने कुछ बोला है, अगर उसको ओवर रूल करना है, ओवरटर्न करना है, तो 5 जजेस बेंच को करना पड़ेगा। 5 जजेस बेंच ने कुछ बोला तो 7 जजेस बेंच या फिर 7, 11, 13 जितने भी हो। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा मैं इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना कि सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं क्या मैं वहाँ पर। तो अभी आते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा मैं इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना कि सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं क्या मैं वहाँ पर, कुछ लिखना बहुत लंबा चौड़ा जितना है उस पर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 124 में ये भी घूम रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिस करिए, दैट इज कि ये 65 ईयर्स की एज और तक ऑफिस होल्ड करते हैं, यानी इनके लिए देयर इज नो मिनिमम एज, नो क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एज। ठीक है, कोई न्यूनतम आयु का इस तरह से प्रावधान नहीं होता है, मैक्सिमम एज का होता है। ठीक है, मिनिमम एज गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी थी? कमेंट करके बताओ। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम, वही अभी 124 का क्लॉज 2 सब क्लॉज है। अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, तो रिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मान लो सीजीआई की अपॉइंटमेंट करनी है तो क्या होता है? अगर मान लो सीजीआई की अपॉइंटमेंट ही करनी है तो क्या होता है? तो फिर उस केस में जो करंट सीजीआई है वो अपना सक्सेसर नॉमिनेट करके जाता है। जैसे अभी बीआर गवाई है तो अपना सक्सेसर नॉमिनेट करके जाएंगे कि प्रेसिडेंट हमारी तरफ से जब हम जाएंगे तो इनको डालना ऑफिस में। ठीक है, पहले ये होता था कि प्रेसिडेंट सीनियरिटी के बेसिस पे कर दिया करता था, सीनियरिटी ऑन द बेसिस की किसको कितना एक्सपीरियंस है, ना कि एज के बेसिस पे, किसके कितने बाल सफेद हैं उस बेसिस पे, किसको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे कर दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसको प्रेसिडेंट नहीं करता था पॉइंट, सो दैट अगर उसको लगता था कि एग्जीक्यूटिव को फेवर नहीं करेगा या नहीं किया। आपको मैंने केस बताया था, फिर रिमेंबर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, जिसमें रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहाँ पर 5 जज बेंच बैठी थी, 4 ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, एक थे। ठीक है, इफ नॉट रॉन्ग एचआर खन्ना। ठीक है, हाँ, जस्टिस एचआर खन्ना थे, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हेबियस कॉर्पस सस्पेंड नहीं होना चाहिए, भले इमरजेंसी लगी फिर भी उनको सीजीआई बनना था अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनको सीजीआई नहीं बनाया गया। तो फिर अभी क्या होता है कि जो करंट सीजीआई वो नॉमिनेट करके जाता है कि भैया हम जब जाएंगे तो हमारी जगह पे आना चाहिए। ठीक है, तो जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड और हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, तो राष्ट्रपति को लिख के रिजाइन करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपॉइंट किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जज में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4, तो पूरा जो मैनर है रिमूवल का 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज भी इसमें लिखा हुआ है, क्लॉज 4 में है, 124 क्लॉज 4 में, वो देखेंगे जब क्लॉज 4 में आता है। थर्ड क्लॉज पे आता है, पर्सन शैल बी नॉट बी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्लॉज सब क्लॉज से ज़्यादा फोकस क्या बता रहा हूँ मैं उस पर फोकस करना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल एंड क्लॉज इन सब पे जो स्टेट पीएससी के एसएससी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। आप सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पर कंटेंट पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इसको डिजाइन दे रहा है, वहाँ वर्डिंग का ज़्यादा खेल होता है, तो थोड़ा उस पर फोकस करना। आर्टिकल भी धीरे-धीरे जब याद करोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्या है कि इसमें क्वालिफिकेशन दी 124 क्लॉज 3 में, कि पहली बात तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक,
इसके साथ ही साथ इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, यानी कि या तो आप जज रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर एक हाई कोर्ट के मल्टीपल हाई कोर्ट के 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली सक्सेशन, या आप 10 साल तक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, ठीक है, या फिर आप राष्ट्रपति की नजरों में लॉ की अच्छी नॉलेज रखने वाले बंदे हैं, यू आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तभी आई अगेन रिपीट, ये मत समझना तीनों चीज होनी चाहिए ना, ये होना चाहिए कि भारत के नागरिक हो और उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा, दैट इज और लगा हुआ है इनके बीच में। क्लियर है चीज? ये वाली चीज हम देखेंगे हाई कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होती है। हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को भी, लेकिन वहां पर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज कंप्लीटली सेम फॉर द हाई कोर्ट जज ऑल्सो, पूरी तरह से सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कथित कदाचार और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स में हटाया जा सकता है। 2 ग्राउंड है। प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है, कमेंट करके क्या बताइए? प्रेसिडेंट का रिमूवल ग्राउंड क्या? अब प्रेसिडेंट का रिमूवल ग्राउंड था वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि उसके रिमूवल के प्रोसीजर को पहली बात तो इंपीचमेंट बोल रहे थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज के रिमूवल को रिमूवल ही बोलते हैं, इंपीचमेंट नहीं बोलते हैं। वो जनरली बोल देते हैं सिनोनिमसली, जैसे अभी जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनके खिलाफ अभी रिमूवल प्रोसीजर का वो सब देखते हैं रिमूव होते हैं कि नहीं, लेकिन अभी जब सेशन में बैठेगा बजट सेशन में पार्लियामेंट, तो लेट्स सी कि वो उनको रिमूव किया जाता है नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी देखेंगे क्या चार्जेस वगैरह लगे थे। तो ये है कि फिर क्या है, हाँ, तो उनको इंपीचमेंट चलता रहता है कि इंपीच किए जाएंगे, बट टेक्निकली स्पीकिंग इंपीचमेंट हम प्रेसिडेंट के यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी हाउस में रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, 1/4 वहाँ के मेंबर्स साइन करेंगे जिस भी हाउस में स्टार्ट हो रहा है, टू प्रूव द सीरियसनेस कि भाई हाँ सच में काफी लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट है, फिर उस हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी, अगले हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी एंड प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, खत्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर अगेन ये चीज सेम है कि लोकसभा प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, खत्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर अगेन ये चीज सेम है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी हाउस में भी इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो 100 मेंबर्स, और अगर राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो 50 मेंबर्स, इतने लोगों को साइन करना पड़ेगा टू अगेन प्रूव द सीरियसनेस कि हाँ इतने लोग, काफी लोग चाहते हैं कि ये जज हटे, काफी लोग चाहते हैं टू प्रूव द सीरियसनेस। ठीक है, अब ये हो गया। तो ये करने के बाद एग्जांपल के तौर पे अगर लोकसभा में हुआ है तो ये 100 मेंबर्स का साइन करने के बाद ये जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, जो कि स्पीकर होते हैं, जो करंट में ओम बिरला है। और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम कि उनको रिमूव किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो उन पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए, हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, नाम तुम याद नहीं, उन्होंने कठमुल्ला बोल दिया था कि कठमुल्लों को इस तरह से करना पड़ेगा, तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया। तो स्टार्ट में इस तरह से थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया सीधा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्लियर थी चीज? तो अगर मान लेते हैं किसी हाउस में हुआ और रिजेक्ट हो गया तो खत्म, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्ट हो गया देन क्या होगा वो थोड़ा सा समझते हैं। जजेस इंक्वायरी कमेटी में पूरा प्रोसीजर मेंशन है, पहली बात तो, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का 1968 का, इसमें पूरी सारी चीजें मेंशन है, पूरा प्रोसीजर मेंशन है, जिसका मैंने पहला स्टेप आपको बताया कि उतने मेंबर साइन करके जाएंगे एंड बोलेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि प्लीज हमें चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, तो हम ये रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, देन इसके बाद क्या बनेगी, एक कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी में जनरली जजेस होते हैं और वो, ठीक है, जनरली 3 मेंबर्स कमेटी होती है। वो 3 मेंबर्स कमेटी ये एनालाइज करेगी कि जो चार्जेस लगाए गए हैं इन पे, जो भी जजेस को रिमूव करने के लिए जो चार्जेस लगाए गए हैं, वैलिड हैं नहीं है। अगर ये बोलती है यस, अगर नो बोल दिया तो खत्म, कोई बात ही नहीं। अगर बोल दिया यस, देन ये हरी झंडी मिल जाती है, सिग्नल मिल जाता है हाउसेस को कि यस यू कैन प्रोसीड विद द रिमूवल ऑफ द जज। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल लोकसभा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो लोकसभा में अब क्या होगा, इसको पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, वही मेजॉरिटी जिससे कि हम हटाते हैं राष्ट्रपति को। हो गया, अब राज्यसभा में पास करो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से, और अगर राज्यसभा में हुआ तो वहाँ पहले होगा, लोकसभा में बाद में होगा, खत्म। और अगर ये दोनों काम हो गए तो क्या जज हट जाएगा? नहीं, अभी भी एक स्टेप बाकी है, एंड दैट इज प्रेसिडेंट हटाएगा। मतलब एक नाम मात्र का स्टेप बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक रिमूवल अथॉरिटी है जो कि प्रेसिडेंट केस में नहीं थी, उसको इंपीचमेंट बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन, तो अभी जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में बहुत भयंकर कैश मिला और देखो पता नहीं कैसे क्या मिल गया, मतलब आग लगी उनके घर में, फायर ब्रिगेड बुलाया गया, ठीक है। यशवंत वर्मा जी ने गाना बजाया, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों में है कैश। तो जब अंगारों में कैश था तो फायर ब्रिगेड आई, उसने कहा है ये कहा चल रहा है भैया, ये तो कैश पड़ा हुआ है, ले लो। अब क्या होगा, अब रिमूवल होगा इनका। तो कैश इतना ज़्यादा पाया गया, कमेटी भी बन गई है, ठीक है, और उसने द कमेटी हैज़ फाउंड गिल्टी, यशवंत वर्मा को उन्होंने गिल्टी फाउंड किया और उन्होंने बोला है पार्लियामेंट को कि आप इनका इंपीच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आज तक कोई भी इंपीच नहीं किया गया है। एक बार स्टार्ट हुआ था, वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, वी रामास्वामी जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ स्टार्ट हुआ था 1991 में, ठीक है, सब कुछ स्टार्ट हो गया था, इनिशिएट भी हो गया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट बैक कर गई थी वोटिंग करने से, तो इनका इंपीचमेंट बच गया था, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये वी आर रामास्वामी, लेकिन इससे पहले जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे तो वहाँ पर उन्होंने सब मतलब इस तरह की हरकतें करी थी जिसकी वजह से इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आया। ओके, गाना तो अच्छा गाते हो सर, क्या बात कर रहे हैं सीधा। मुंबई आ रहा हूँ क्या मैं, मुंबई आ रहा हूँ क्या मैं। 125 clause 5 Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity, वही सेम चीज जो भी हमने देखा, ठीक है। 124 में ये भी clause 6 every person appointed to be a judge of the Supreme Court takes the oath in front of president or person appointed by him। तो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, या तो any person appointed by him, हो सकता है राष्ट्रपति सीजीआई को दिला दे और सीजीआई से बोल दे देखो बार-बार आ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो मन नहीं होता हमारा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने का, ठीक है, गर्मी बहुत हो रखी है, तो इसलिए तुम्हें दिला देना, ठीक है, तुमको हमने दिलाई दी तो तुम दिला देना अपना। Establishment and it is like saying, sorry, establishment and constitution of Supreme Court, no person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। आप एक बार जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके बाद ये नहीं कि फिर से जो है आप किसी लोअर कोर्ट में चले गए या फिर से आप जज बन गए। क्यों? पता चला आप जो, अगर आपको अलाउ कर दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद चलो भाई अपना जो स्टेट हाई कोर्ट है वहाँ पे आप जज बन सकते हो, तो इसकी भाई एक पहली बात तो उस ऑफिस की डिग्निटी होती है, आप ऊंचे ऑफिस से नीचे ऑफिस, प्लस आप इसलिए भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्लीड और एक्ट कर सकते हो बिकॉज आप, सो दैट आप किसी केस में फेवर मत करो किसी को, सो दैट कि आपको फर्दर जाके अपॉइंटमेंट मिल जाए उसके अंदर में। तो फेवरेटिज्म और ऑफिस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। सैलरीज एक्सेट्रा जजेस, तो सैलरी जो है कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, सैलरीज डिसाइड बाय द पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजे और इनकी स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन कर रहा था, जैसे कि स्टार्टिंग आर्टिकल हमने देखा था 1+7 जजेस हैं अभी, लेकिन करंट में क्या सिनेरियो है,
तो करंट में सिनारियो है 1+33 यानी कि एक सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस, तो स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी 124 खत्म हो चुका है, 125 खत्म हो चुका है, सैलरी को डिसाइड करता है पार्लियामेंट, अब 126 में आते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई, अगर मान लो चीफ जस्टिस की जो सीट है वो वेकेंट हो गई, एब्सेंट हो गई, वेकेंट एब्सेंट में आई होप आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होगा कि वेकेंट का मतलब है कि भाई अब वो सीजीआई वापस नहीं आने वाली, सीट पे एब्सेंट का मतलब है टेम्पररी तौर से भी कहीं गए हुए वापस आएंगे, जैसे बीमार हो गए हैं या कहीं अभी फॉरेन विजिट पे हैं तो एब्सेंट है। वेकेंट का मतलब डेथ हो गई, रिजाइन दे दिया उन्होंने, ठीक है, रिजाइन किसको देंगे, वैसे बात है प्रेसिडेंट को देंगे, या उनका रिमूवल हो गया तो वेकेंट उस केस में हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रोल में आएगा, प्रेसिडेंट जो है मैं अपॉइंट अदर जजेस को परफॉर्मेंस ड्यूटी हो सकता है, किसी सीनियर मोस्ट जज को बोल देंगे आप इनकी ड्यूटी परफॉर्म करना, एक्टिंग सीजीआई। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। नाउ हमने आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 2 में क्या पढ़ा था, देयर शैल बी द कोरम इन ईच ऑफ द पार्लियामेंट, कोरम मतलब कि मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए सो दैट कि सेशन की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके, और वो कितनी थी 10% थी। सिमिलर तरीके से जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी कोरम होती है, वहाँ पर भी कोरम अप्लाई होती है, ठीक है। क्या जैसे फॉर एग्जांपल आप ही लोग हो, आप लोग डेली मान लो कि आते हो 300 लोग, ठीक है, पढ़ने, अब आज जो है आए 25 लोग, तो मैं बोल दूँगा भाई जाओ यार घर जाओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि यार फिर मेरी भी एक इज्जत है ही नहीं है कि आगे 25 लोग पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरा ईगो हट जाएगा फिर, तो 10% तो आनी चाहिए, मतलब 30 लोग एटलीस्ट आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या करूँगा मैं, सेशन को ये क्लास को एडजॉइन कर दूँगा, ठीक है, ये समझ चलेगा, मैं क्लास को एडजॉइन कर दूँगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे तो फिर केस की प्रोसीडिंग कैसे कैसे सुनवाई करी जा सकती है, तो उस केस में क्या होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है किसी हाई कोर्ट से जजेस को उठा सकती है, ये तुम आना इधर और तुम आ जाना इधर से, और आज सुप्रीम कोर्ट आओ, आइए आइए आप मुंबई आ रहे हैं, ठीक है, आप दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हमारा, तो दिल्ली आ रहे हैं, किसी भी हाई कोर्ट से पास के मान लो कि दिल्ली हाई कोर्ट से उठा लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट उठा लिया, राजस्थान हाई कोर्ट उठा लिया, आ जाओ भाई, कौन उठा सकता है, सीजीआई उठा सकता है, बट विद दी प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति लेके सीजीआई बुला सकता है हाई कोर्ट से कुछ जजेस को, सो एज टू फुलफिल द कोरम। बट जिनको भी बुला रहा है दे शुड बी क्वालिफाइड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली दे वुड बी बिकॉज़ अभी हाई कोर्ट के जज है, प्लस उन्होंने 5 साल हाई कोर्ट में जज के तौर पे सर्व किए हो, या फिर 10 साल तक वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहो, तो बुला सकता है कौन, सीजीआई, प्रेसिडेंट की पैर कंसल्ट लेके। एडहॉक जज मस्ट बी क्वालिफाइड, वही मैंने आपको चीज बताई, एडहॉक का मतलब है कि टेम्पररी बेसिस, पैसा नहीं परमानेंट, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, एक बार कोरम फुलफिल होगी आप जाइए अपने हाई कोर्ट में। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जजेस का मतलब ये होता है कि जो जज रिटायर कर गए हैं उनको फिर से बुला सकता है चीफ जस्टिस, ये बहुत दिन हो गए होंगे आपको याद आ रही होगी कोर्ट की है, ये सब नहीं होता है, बहुत दिन हो गए याद आ रही होगी, एक्चुअली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई केस निकल के आया सामने, अब किसी चीफ जस्टिस को ये लग रहा है कि इस केस में ये वाले जज ने काफी अच्छी रूलिंग दी थी, या फिर इन्होंने रूलिंग दी थी, ये जब केस को डील किया गया था 10 साल 15 साल 5 साल 4 साल पहले, तब इन्होंने इस चीज को लेकर रूलिंग दिया था, तो ये बहुत अच्छे से फिर से उस केस में हमें कुछ इनपुट दे सकते हैं, तो इसलिए हम फिर से उनको बुलाना चाहेंगे कोर्ट में, परमानेंट बेसिस नहीं, टेम्पररी बेसिस पे ही, लेकिन रिटायर कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें ये अंतर है कि इसमें रिटायर नहीं करें, ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से सीजीआई कर सकता है, ठीक है, और बुला सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल को मैटर उठेगा, दैट इज कि क्या माइनॉरिटी का स्टेटस उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ जी को बुला लिया जाए, बिकॉज़ उन्होंने उस पर रूलिंग दी थी कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा नहीं होगा, इसको लेकर उन्हीं के टाइम पे उन्हीं के सीजीआई जब वो थे तब एक बेंच बैठी थी ये डिसाइड करने के लिए कि कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कब होगा कब नहीं होगा, तो हो सकता है उनको बुला लिया जाए, रिटायर कर चुके हैं, ठीक है। 129 में लिखा सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट मींस कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलेगा एवरीथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मींस हर चीज को लिखा जाएगा, उसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाएगा आगे के केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ अनाउंस कर दूं कि भाई इसके बाद आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी, तो मतलब ये रिकॉर्ड में चला गया, अब मैं कल को बोलता हूँ फिजिक्स की क्लास होगी, है कल तो बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, पहला। दूसरा इसी में इनहेरेंट एक चीज़ है, एंड दैट इज कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोर्ट के ऑर्डर की अगर तुम मौज लोगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गिना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट ने आप किसी से बोला है कि 10,000 रुपये का जुर्माना भरिए इनको, नहीं भरेंगे क्या कर लोगे, नहीं भरेंगे क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे बताते तुम क्या कर लेंगे, इधर आना जरा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि तुम कुछ कोर्ट में बोला तुम कर नहीं रहो, या कोर्ट ने बोला कि कल तो हाजिरी चाहिए तुम्हें कोर्ट में, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से तुम देख रहे हैं आ नहीं रहो, कल हाजिरी चाहिए नहीं बता रहे, वकील से बोला अपने को बता देना, नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हर चीज़ को रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब गोलकनाथ केस में बोला था फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते हैं, इट वेंट ऑन रिकॉर्ड, केशव नंदा में बोले नहीं हो सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड मत करना। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड कि लार्ज नंबर ऑफ जजमेंट्स बैठे उसको ओवरटर्न कर सकता है। अगर सेम जजमेंट को रिव्यू करना है अपने तो ज़्यादा जजेस चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में मेंटेन करी जाती हैं जो भी चीज़ है। सेम गोस फॉर पार्लियामेंट ऑल्सो, पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है वो भी रिकॉर्ड में जाती है, तभी आपने सुना होगा है ना, वो बिल कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज सिट डाउन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, कि मतलब सारी चीज़ें कोर्ट ऑफ उसमें रिकॉर्ड में चढ़ती जाती हैं, जो भी कोई बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारी चीज़ें चढ़ती जाती हैं, वो देने रेफरेंस वगैरह यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है वो लिखा नहीं जाएगा, या किसी ने कुछ ऐसा अपशब्द बोल दिया है कि ये चोर है, ये पगला है, ठीक है, या फिर ये पगलू है, आजकल पगलू काफी चलता रहता है ना, ये पगलू है, तो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तो फिर वहाँ पर इस तरह से डैश कर दिया था, स्टार मार्क लगा दिया था और वहाँ लिख दिया था कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा शब्द यूज़ किया था जो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी, क्लियर है। ओके 130 में लिखा हुआ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ होगी, कहाँ है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो कि ये नीट पड़ जाएगी भाई, अब मान लो तमिलनाडु वाले हैं बेचारे यहाँ आना पड़ता है, मिजोरम वाले यहाँ आना पड़ता है, अब दिल्ली वालों को बस बाइक उठाई पहुँच गए, या यूपी वाले हो गए, राजस्थान वाले हो गए, हरियाणा वाले हो गए, ठीक है, ये आसपास वाले हैं आराम से पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बेचारे इनकी गलती है, इतना दूर है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर बेंच डाल दी जाए सुप्रीम कोर्ट की, बेंच मतलब काइंड ऑफ ब्रांच डाल दी जाए, ठीक है, तो ब्रांच डाल दी जाए सो दैट कि इनकी केस की हियरिंग इसके लिए उनको वहाँ दिल्ली ना आना पड़े, वहीं पर उनका काम हो जाए। ये कौन कर सकता है कि दिल्ली के अलावा भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दी जाए, ये कर सकता है अगेन सीजीआई, जो कि एडहॉक जजेस को भी बुला सकता था, जो कि रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकता था, वही कर सकता है, लेकिन अगेन ये भी वो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं कर सकता है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जुरिसडिक्शन, किसके, सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, किसी को डाउट तो नहीं आता, आप बता सकते हैं अगर डाउट है तो। पॉलिटी पकड़ो, अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है। जब हम लोग लड़ जाते हैं तो कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए या हाई कोर्ट चले गए, ऐसे चलेगा, ठीक। मान लो सरकारें लड़ गई तो, मान लो क्या लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, कभी कोई किसी से लड़ गया, कोई राज्य सरकार किसी से लड़ गया तो क्या होगा, या केंद्र सरकार लड़ गई किसी से, या कोई केंद्र सरकार से लड़ गया, कोई राज्य सरकार लड़ गई है, रात मान लो कि केंद्र सरकार के पक्ष में आ गई योगी जी, बोल मत देना मोदी जी बता रहा हूँ मैं, नहीं अब दंगा हो जाएगा,
किससे बोल रहे हैं, किससे बोल, भगवान मान से बोल रहे हैं, भगवान मान से बोले लो सुखविंदर सिंह सुक्खू आ गया हिमाचल से, नहीं भगवान मान के बारे में बोल मत देना, भले दोनों पार्टी सेम नहीं लेकिन दुश्मन का दुश्मन दो समझो। हाँ तो इंडिया का बंधन अभी टूटा नहीं है, ध्यान रखना उसके पक्ष में। तो मतलब एक साइड सेंटर है और कुछ स्टेट है, दूसरी साइड कुछ स्टेट है, तो इस तरह के जो सेंटर स्टेट के झगड़े होते हैं ना, कि भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य सरकारें आपस में लड़ जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डील करता है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू दैट कोर्ट, इसका मतलब ओरिजिनल होता है, नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील। कि अगर आपको जाना जैसे सेंटर स्टेट की लड़ाई होगी तो ऐसा नहीं कि तुम पहले हाई कोर्ट जाना उसके बाद तुम सीधे भी आ सकते हो। अच्छा ऐसा है, हाँ होता है, ये एक्सक्लूसिव भी है नेचर में, एक्सक्लूसिव भी है। मतलब सोनम रघुवंशी एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पे। सोनम क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों किया था आपने मर्डर, एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पे, मतलब इसी पे है सोनम रघुवंशी, और कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। सोनम रघुवंशी का इंटरव्यू तुम देख रहे हो ना, हाँ ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको। एक तुमको याद है एक लड़की का काफ़ी वायरल हुआ था, उसने कुछ अपने जो मतलब महिला मित्र का ऑपोजिट क्या होता है भाई, वो पुरुष मित्र, तो पुरुष मित्र के साथ कुछ काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया था, ठीक है। तो मीडिया वाले पूछ रहे हैं क्या कहना चाहोगे तुम, वो जो उसने मुंह पे हाथ लगा रखा था और दुपट्टा टाइप बांध रखा था, भाई उसे मीडिया वाले थप्पड़ मार दिया भाग गई। भाई गजब ही हो रखा है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ यहीं और कहीं नहीं, तो वही सुप्रीम कोर्ट के साथ सिर्फ यहीं और कहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ यहीं और कहीं नहीं, यानी कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, किसी और कोर्ट नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। सर ऐसे तो रेड जुरिस्डिक्शन भी आपने बताया था, पुरुष मित्र है। अच्छा हाँ याद है, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, खैर उसमें रिविजन की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है सारी चीज़ें ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये ओरिजिनल तो आपको और ही बताया था, रेड जुरिस्डिक्शन, रेड जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का, ये भी ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों ओरिजिनल सेंस में कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील। अगर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का हनन हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तब, क्योंकि बाकी केसेस में हायरार्की को फॉलो करना होता है। वैसे नहीं सीधा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, चलो चलो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो पूछेगा भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, कहीं कहाँ घुसे चले आ रहे हो, हाई कोर्ट में गए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गए थे, भाग जाने बहुत मारे तुमको। तुम अगर मान लो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उस केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे ना, वहाँ पूछता है हाई कोर्ट हो गया कि नहीं आओ, नहीं वहाँ तो नहीं गए थे, थोड़ा सोचा समझा करो, यहाँ तुम्हारे काम के नहीं बैठे, ऐसा गलती है, लाओ इधर गलती हो गई, दोबारा मत करना। तो ये ठीक है, मतलब पूछेगा जरूर, वो है कि वो मना नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू द रिट, समझा। तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि आप आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं ना। 131A एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू वही जो मैंने कहा था, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शंस क्या है, अगर मैटर है मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई है मान लो, महाराजा हरि सिंह के साथ ट्रीटी साइन करी थी, अब महाराजा हरि सिंह रहे नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तुम बताओ, सुप्रीम कोर्ट तुम बताओ, तुम तो फाइनल इंटरप्रेटर और गारंटर ना कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन को बताओ, इंटरप्रेट करो। तो सुप्रीम कोर्ट बोले सुनो इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हम जो एग्जिस्टेंस में है था, सुप्रीम कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसकी जो पहली सीटिंग हुई थी 28 जनवरी 1950 हुई थी, 2 दिन बाद। भैया इससे पहले हम नहीं थे, तो ट्रीटी उससे पहले हुई है, तो हमसे कुछ उम्मीद मत रखना तुम। हाँ और दूसरा, अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है तो आपस में सुलझाना, ये वाटर डिस्प्यूट ये सब पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन को लेना देना है नहीं, इसलिए फालतू में दिमाग में खराब करना जाना, या फिर कुछ फाइनेंस से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, तो अगेन ये सब पॉलिटिकल मैटर है, अपना सुलझाना, यहाँ मत आ जाना। 132 एपिलेट जुरिस्डिक्शन, अब 132, 133, 134 सब में तुम्हें एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, हिंदी इज कॉल्ड एज अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पे सीधा नहीं जा सकते हो, अपील करके जा सकते हो बाय वे ऑफ अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, ठीक है, 133 में सिविल मैटर्स है, और यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स है। ओके क्लियर है यहाँ तक। 133 से सर सॉरी से क्लास ले रहे हैं, अच्छा सर क्या बोली, क्या चल रहा है यहाँ पे सर, आप सच में लाइव हो गया, सच में तो कल थे, आज तो झूठ में है। सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, ध्यान सुनना, अगर फोकस तुम्हारा गया ना, सीधे बता रहा डंडा लेके आएंगे घर में पीटते हुए तुमको उठा के ले जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, वैसे दिमाग खराब, चश्मा मेरा ढीला हो रहा है तो दिमाग गर्म हो रहा है, तो फोकस करके ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुम गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है, तुम्हारा कोई केस था इन्वॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया कि ये फलाना है, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको लग रहा है ये एक सेकंड कुछ तो हाई कोर्ट भी समझा नहीं, सही बताना, समझे नहीं, तुम भी समझे नहीं ना, हाई कोर्ट बोलेगा हाँ यार समझे तो नहीं, तो इधर तुम बोलोगे सर्टिफिकेट किस चीज़ का, कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट में तुम सीधा नहीं जा सकते, बाय वे ऑफ अपील जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में मना कर दिया सीधे चलेगा, हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स का, सर्टेन प्रोविजंस का, या फिर इन जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड नहीं, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, देखना है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं, देखा जाएगा, नहीं लगा तो 0% चांस है कि देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना आपको पता ओवर इतने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, स्टेट कोर्ट, बहुत मुश्किल होता है, तो आपको सर्टिफिकेट इसलिए बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात आगे चल गई कि क्या चल गई बात, मान लेते हैं क्या चल गई, सोचना पड़ेगा को कि क्या कोई अधिकार क्या, हाँ कि भाई कि अगर मतलब आप एग्जाम का फॉर्म भरे हो, ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, अरे छोड़ो समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं देख देता हूँ, जैसे कि एक वो केस हुआ था, मतलब हाँ केरला में, तुमने केरला स्टोरी देखी होगी सबने, ठीक है, वहाँ पर किस तरह से इस्लामिक कन्वर्जन ISIS के लिए होता है। उसमें एक हादिया करके लड़की थी, पहले हिंदू थी, देन फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, तो उसके पेरेंट्स कोर्ट में गए, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में, ये जो मैरिज है ये जबरदस्ती है, मुस्लिम लड़के ने जबरदस्ती वाले लड़के को लेकर गए, इसका नाम धर्म परिवर्तन करवा दिया, अभी ISIS को सीधे सप्लाई करने वाले हैं, ठीक। केरला हाई कोर्ट ने इलीगल ठहरा दिया उस मैरिज को, क्या बात तो सही है, इलीगल है मैरिज। वो गया बंदा जो मुस्लिम, जिस बंदे ने जो मुस्लिम बंदा था, सुप्रीम कोर्ट गया सर्टिफिकेट लेके कि भाई ये तो हमारा अधिकार है ना, राइट टू मैरी एनीवन, किसी के साथ मैरिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ कर सकते हो, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। अब यही सेम चीज़ अगर सिविल मैटर की हो, तो सिविल मैटर का मतलब क्या होता है, सिविल मैटर का मतलब होता है कि जैसे मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, कोई टैक्स से संबंधित कोई चीज़ है, तो ये सब सिविल मैटर होते हैं। इसके लिए भैया आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसके लिए हाई कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जो है मैटर जनरल इंपॉर्टेंस का है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस का मैटर, प्लीज सुप्रीम कोर्ट इसको देख लो। 134 क्रिमिनल मैटर के उसे यहाँ भी क्या सर्टिफिकेट चाहिए, नो। तो फिर
तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? अगर क्रिमिनल मैटर में तुमने क्राइम किया, मतलब तुमने तो चोरी करी है, डकैती करी है, या तुमने किसी की हत्या करी है, रेप किया है, ये सारा चीज़ किया, और हमें पता है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आपने क्राइम किया है, इन दैट केस आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है, डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जा सकता है, एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। यस, बिल्कुल दी जा सकती है। ऐसे केस में आप सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आपको कोनो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील, मैंने बता दिया सर्टिफिकेट। 135 जुरिडिक्शन पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एक्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन फेडरल कोर्ट के पास जो भी पावर थी सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाएंगे। फेडरल कोर्ट ये कहां से आ गया? ये जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था ना एक्जिस्टेंस में 26 जनवरी 1950 से पहले, तो एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था, और वो सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद उसकी सारी पावर्स सुप्रीम कोर्ट में आ गई आर्टिकल 135 के तहत। ये आर्टिकल यही अनुच्छेद बोलता है कि सारी फेडरल कोर्ट की पावर अपने आप सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएंगी। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। मान लो तुम्हारा कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में और तुमको लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, ये जज जो है रोज आता है, बोलो जुबा केसरी करता है, कानपुर की कोर्ट है ना, मतलब कानपुर की कोर्ट है, तो अगर मान लेते हैं कानपुर की कोर्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ मसला है, ये रोज रोज जो टाइम फालतू में बोलो जुबा केसरी करता रहता है, आता है, पीक मारता है, उधर घुस जाता है, क्या चल रहा है सब, ये काम कर ही नहीं रहा। या फिर आपको मान लेते हैं हाई कोर्ट में कोई केस इस तरह से चल रहा है, आपको लग रहा है ये जो जज है ना, ये मिला हुआ है दूसरी पार्टी से, जिससे आप एग्रीड हैं, मतलब आप मान लेते हैं कि कोई केस है और जिसके खिलाफ आपने केस कर रखा है वो बंदा उसका कोई रिलेशन में रिलेटिव है, जानबूझ के पढ़ा कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, ये केस चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव फाइल कर सकते हैं कि हे सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरे साथ कैसा अन्याय है, कृपया आप पत्र प्रदर्शित करें, आप इस केस को उठाएं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा पता है? सुप्रीम कोर्ट का बेटा सुनो इधर, तुम्हारे जैसे अनेकों आते हैं, ढेरों आते हैं, हमारा मन होगा तो उठाएंगे और नहीं मन होगा तो ऐसे निकाल लो। मतलब ये है कि इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मन है तो आपका केस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, आप एज अ मैटर ऑफ राइट उसको नहीं अपील कर सकते हैं। डेली सुप्रीम कोर्ट में हजारों स्पेशल लीव फाइल होती हैं, हजारों स्पेशल लीव डेली सुप्रीम कोर्ट में, शायद इक्का दुक्का कभी उठाई जाती हैं, शायद ये हाल है, समझ ना। स्पेशल लीव 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये है क्या? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जो हमने किस कंट्री से बोरो करी जरा बताइए। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ओके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है। पार्लियामेंट, ये हमने आर्टिकल नंबर 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी लॉ, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी लॉ हो, जैसे बाई लॉ टेम्परेरी लॉ होता है, ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ होता है, तो इन लॉज अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। यस, अभी तो पता है कि वो अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, जिसने पहले कहा। हां, सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था बताओ जल्दी से? फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शंकरी प्रसाद केस में हो सकता है, बोला ना नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है? रिव्यू चल रहा है, रिव्यू चल रहा है। 137 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एनलार्ज किया जा सकता है किसके द्वारा? बाय द पार्लियामेंट। 139 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के इशू कर पा रहा है, हेबियस कॉर्पस मैंडेटस प्रोविजन स्टैट्यूटरी वारंट। कोई और भी इशू करवानी है, अगेन पार्लियामेंट पावर दे सकता है, या ये और भी इशू करवा सकते हो, कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस की बात करता है, ठीक है, सर्टेन केसेस को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम हाई कोर्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है तो। सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट्स जजमेंट ऑर्डर्स, यस सर, दिस बैच हेल्पफुल फॉर सीजीएल मेंस, आई शुड गो फॉर द जीएस बैच 3.0। नहीं हेल्पफुल तो है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी की नहीं है, बिल्कुल हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब स्ट्रैटेजी की तो वैसे पूछता है नहीं सीजीएल में, अभी तक नहीं पूछा, वेंडर टेंडर वगैरह का पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप इसे कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ठीक ठाक लेवल पर हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। चलो ठीक है, तो 139 क्लियर हो गया कि ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, या फिर मतलब कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या तो हाई कोर्ट से अपने उसमें ला सकता है, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। कौन सी रेट को आप यहाँ पर रिकॉल कर पा रहे हैं? कौन सी रेट को रिकॉल कर पा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ केसेस से? क्यों एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि जस्टिस एक हाई कोर्ट में नहीं मिल रहा है तो, या उस हाई कोर्ट से लेना देना वो मैटर का ही नहीं, तो यहाँ पर यू कैन रिकॉल अबाउट प्रोहिबिशन और सर्शियरी। Prohibition means to forbid, certiorari means to be certified of 140 ancillary powers to the of the Supreme Court। Ancillary का मतलब ये है, it grants the Supreme Court of India ancillary powers to help it perform the duties effectively। ancillary powers का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा पावर, सहायक शक्तियां, यानी ऐसी शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट को सहायक मददगार साबित होंगी, उनको बोलते हैं ancillary। कुछ ऐसी पावर देना जो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में, अपनी पावर एग्जीक्यूट करने में और सहायता मिल जाए। इट अलाउस, और ये कौन करेगा? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकता है। इट अलाउस पार्लियामेंट टू ग्रांट दी कोर्ट एडिशनल पावर्स टू मोर इफेक्टिवली एक्सरसाइज इट्स एक्जिस्टिंग जुरिसडिक्शन। तो एक्जिस्टिंग जुरिसडिक्शन को और अच्छे से कर पाए परफॉर्म, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को कुछ और जुरिसडिक्शन दे सकता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है पार्लियामेंट ऐसा करेगा? पार्लियामेंट ने किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है, पार्लियामेंट ये करेगा कि पावर ऑफ दिया सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है, पार्लियामेंट तो चाहता है कोर्ट से और पावर और कैसे पास है, ठीक है, और कैसे वो खींची जाए। चलो 141 भाई ने बोला करने का मतलब करने का लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ करने का तो सारी कोर्ट्स को करने का, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को नहीं बोल सकता नहीं हम नहीं करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया में, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो कि यूएसए में नहीं है, ठीक है, यूएसए में नहीं है। फेडरल लॉज के लिए फेडरल जुडिशरी वहाँ पे, जैसे सेंटर स्टेट की लड़ाई हो रही है सब कुछ, तो वहाँ एक अलग से जुडिशरी बनी हुई, वो आपके इंसान मतलब जो कॉमन मैन है उनके मसले नहीं देखने वाली, वो हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर किया, बाइंडिंग ऑन कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल सकते तुम सेंटर को सेंटर का काम करो, स्टेट में घुसो। जैसे अब मान लो कि सेंटर पुलिस को लेकर लॉ बनाने लगे, हेल्थ को लेकर लॉ बनाने लगे, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अपनी लिस्ट में लेजिस्लेटर हमारी मत घुसो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं स्टेट कोर्ट्स, ठीक है। 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवर एक्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत न्यूज़ में रहता है। सबसे ज़्यादा अगर बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ है अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, या फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, तो यही आर्टिकल है 142। कैसे ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को? ये पावर देता है कि टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू डिलीवर और टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए इन एनी मैटर। अगर किसी मैटर में तुम्हें पूर्ण न्याय करना है, कंप्लीट जस्टिस करना है, तो तुम पता क्या कर सकते हो? क्या तुम कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो? सही बताओ, कोई भी, हाँ कोई भी कैन पास एनी ऑर्डर और डिक्री। एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल भर भर के, कमी थोड़ी ना एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल तेलंगाना
मैं आपको पता है कंचा गाची बावली फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, सुप्रीम को किसी ने पिटीशन नहीं फाइल करी थी। अच्छा पिटीशन भी दो तरह की पिटीशन होती है, एक होती है आपकी क्यूरेटिव पिटीशन, चलो छोड़ो अभी, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना में कंचा गाची बावली में क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट उस लैंड को क्लियर करके एलोकेट करने वाली थी आईटी पार्क बनाने के लिए, उससे रेवेन्यू कमाने वाली थी। किसी ने पिटीशन से फाइल नहीं करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने आर्टिकल नंबर 142 का यूज करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला वहीं रुक जाना, एक पेड़ मत काट देना इसके आगे, ठीक है। और जो तुम ये सब किए हो ना, काटे हो, फिर से लगाओ इनको जरा, फिर से रिस्टोर करो उसको, और एक पेड़ मत काट देना आगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तो कोई गया तो नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को क्यों चुल मची थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कंप्लीट जस्टिस नहीं डिलीवर हो रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम, एग्जाम्पल ही चाहिए ना, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, जो कि मैं कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्स पास किया है ना, कल डिस्कस किया था। गवर्नर आर.एन. रवि ने क्या किया, सब रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, जो भी बिलाता रिजर्व कर लिया, जो भी बिला रिजर्व कर, जो भी बिला रिजर्व कर लिया। तो पहले तो गया तमिलनाडु की गवर्नमेंट वाले मद्रास हाई कोर्ट अपनी स्टेट की, तो उसने वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अगेन आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सारे बिल्स को पास कर दिया, उसने ऑर्डर पास कर दिया कि सारे बिल आर.एन. रवि के पास पड़े, रिजर्व करके सारे पास हो गए। और वो टाइम लिमिट वो 3 महीने 1 महीने वाली जो लिखा था वो कर दी कंप्लीट जस्टिस। ढेरों मैटर मिल जाएंगे आपको जहाँ कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, कि अगर मान लो कि कहीं पे जैसे मान लो कि बम ब्लास्ट हो गया या माइनिंग कहीं हो रही थी, खदान विस्फोट हो गया, कुछ मजदूरों की डेथ हो गई। अब मजदूर में तो कोई जान नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट के हमें चाहिए कि उनको लिटरेसी नहीं उतनी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यार उनके साथ बुरा हुआ है, वो आ नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से मामले को संज्ञान में लेते हुए बोले वहाँ जस्टिस डिलीवर करेगा कि भाई सुनो, मजदूर जितनी की डेथ हुई ना, सबको स्टेट गवर्नमेंट 15-15 लाख दो रुपए दो और उनकी एक सरकारी नौकरी दो, उनके घर वालों को किसी को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव को इससे क्या दिक्कत होती है? एग्जीक्यूटिव को तुमको लग नहीं रहा दिक्कत हुई? हाँ दिक्कत हुई, तभी तो प्रेसिडेंट जी ने भेजा क्या क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट तुम ये बताओ कि तुमको ये पावर किसने दी है कि तुम जो है कोई तुम ये डिसाइड कर सको कि बिल को इतने दिन से ज़्यादा रिजर्व नहीं कर सकते हैं, इतने दिन में तो पास कर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है हु गिव यू द पावर, एंड प्रेसिडेंट हैड यूज्ड आर्टिकल 143। हाँ बहुत ही रेयरली यूज होता है आर्टिकल, और अभी रिसेंट में यूज हुआ है, लकी हो आप लोग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछा इसी सेम केस में, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि आप उन्होंने 14 क्वेश्चन पूछे कि हमारे 14 क्वेश्चन हैं जिनमें यही थे कि भैया ये आपको किसने अधिकार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है। तो क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंडमेंट कर सकते हो? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करने का पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास, और वो भी पार्लियामेंट के पास, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो आपके पास भी है क्या पावर? हमें ये जानना था। वैसे सवाल मोदी जी पूछे लेकिन ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई आर्टिकल 143 के तहत, इट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन 2 मैटर्स, मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी। ये वही चीज़ है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं चलता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एंड मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस, इज बाउंड टू गिव एडवाइस। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव इट एडवाइस, नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, एंड वट एवर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट गिव्स टू द प्रेसिडेंट, एनी एडवाइस given to the president, given to the president shall not be binding on him or her, shall not be binding। राष्ट्रपति पे बाइंडिंग नहीं है एडवाइस, कोई भी एडवाइस मिला, क्लियर। बहुत ही रेयरली यूज होता है जब यूज किया गया, जहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से इसी पर्टिकुलर केस को लेकर, जो तमिलनाडु वाला चीज़ है उसी को लेकर। हैव यू गॉट दिस? सब खत्म हो गया मेरे लिए, जितना था महीने सब खत्म हो गया। अब बता दो यहाँ किसी को कोई डाउट है कुछ तो। और इसी को ही जुडिशियल ओवर रीच नाम दिया जाता है। जुडिशरी जब अपना जुडिशन छोड़ के एग्जीक्यूटिव के जुडिशन में घुस जाए, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के जुडिशन में घुस जाए, उसी को बोला जाता है जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल रिव्यू तो समझिए, जुडिशियल ओवर रीच भी समझिए। जुडिशरी अपना दायरा छोड़ के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर काम में दखलंदाजी करने लगे। व्हाट इज जुडिशियल इवेजन? इफ आस्क्ड, जुडिशियल इवेजन इज कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? हाँ नहीं हम बोली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो आधार केस याद है, केस पुट्टास्वामी, अभी तक कुछ बताया नहीं उसने, क्या नहीं बताया कि वो जो आधार है वो मनी बिल है नहीं, अभी तक कुछ ऐसा डिसीजन नहीं है। इट इज काइंड ऑफ जुडिशियल इवेजन। फैट मैंने फर्स्ट केस 1982 लिखा है, ठीक है, तो 1981 कर लो उसको। इवन भैया क्या प्रेसिडेंट अपना रिव्यू देने से मना कर सकता है? मतलब यहाँ पर रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट से लिया जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट एक उसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मना कर सकता है, ठीक। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितनी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं भारत में वो सब सहायता में काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। रूल ऑफ कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स, ठीक है, अपने कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से चलेंगे उसके रूल्स बना सकता है। ऑफिसर सर्वेंट वगैरह दिया, कुछ से पढ़ लो, ठीक है। 140 इंटरप्रिटेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं, खत्म होता है यहाँ पर। क्या के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कल पढ़ेंगे, यहाँ से आते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। देन फाइनल डिसीजन क्या हुआ, बिल रिजर्व रहे या पास कर दिया, पास कर दिया, वो तो क्वेश्चन पूछे। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकता है ना कि इस मैटर में अभी हम डिस्प्रेशन में हैं और इस मैटर में हम कोई एडवाइस नहीं दे पाएंगे। अभी ये बोलना ही कि हम कोई एडवाइस नहीं दे पाएंगे, ये भी अपने आप में एडवाइस ही है, देखा जाए तो भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लक्ष्मीकांत में भी 82 ही है, हाँ तो फैटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, 81 82 दोनों ही है, ठीक है। मतलब ऐसा है सर्दी वादी में हुआ, दिसंबर से जनवरी में खिंच गया होगा, ठीक है। ज़्यादा ये भी पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना थोड़ी ना है, ये पढ़ना थोड़ी ना होता है, ये देखना होता है बस। ये तो पढ़ तो तुम चुके सुप्रीम कोर्ट में, देखना है इसमें तो बस आपने, ठीक है। रुक जाओ, हाँ ठीक है। I am a beginner, fresher. Please sir, help me. Help in which regard? There shall be a Supreme Court of India, Article 124. वैसे there shall be High Court for each state. 114 पहला आर्टिकल है, 214 से 124 से लेकर 147 तक दिया था, 214 से लेकर 233 तक दिया होता है इसमें। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वहाँ कहाँ था? जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल था? क्यों रिकॉल करो भाई, जल्दी करो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंट्रीज को एक सीट ऑफर करी थी। 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 एंड 131। ओके ना, ये है पूरा 124 से 31 तक। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? एस सैलरीज की बात करता है। ए एडहॉक जजेस की बात करता है, ठीक है, एडहॉक जजेस। ये किसकी बात करता है? एक सेकंड, सॉरी स्पीकर मैडम, सॉरी, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिंग सीजीआई, ये है आपका एडहॉक जज, ये है रिटायर्ड जज, ये है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
ये है दिल्ली एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओ से है क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होंगे 124 से 31 बाइंडिंग है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया बाइंडिंग है सारी कोर्ट में। तो ऐसे आर्टिकल 4 को बाइंड कर रखा है 1 और 1 इस तरह से 142 कंप्लीट जस्टिस 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो 129 में यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वैसे 215 से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, क्या होता है ना, बहुत मारी बता रहे हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कुछ क्या होता है, अभी बता थोड़ी देर पहले कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या होता है। सब रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं और वो उसी में है कि वो कोर्ट अपनी कंटेंट के लिए भी पनिश कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ स्ट्रेंथ वहाँ स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, ध्यान रखिए चीज़। और देश में कितने हाई कोर्ट हैं करंट में, अगर देखें टोटल हाई कोर्ट्स करंट में कितने हाई कोर्ट भारत में कितने राज्यों में, तो है 25 और 3 यूटीज हैं जिनके पास हाई कोर्ट है। आपको पता है कौन कौन सी है, जम्मू कश्मीर और तीसरी बताना किसमें जल्दी, 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय सेम है भाई, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, कंसल्टेशन लेगा किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, साथ साथ यहाँ राज्यपाल। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कि तीसरा यूटी कौन सा है, देखते हैं कितने कितने लोगों ने बताया। रुक जाओ जरा 25 का, हाँ 25, रुक जाओ थोड़ा सा। सो विल यू लॉन्च द सीएपी पास 26 और नॉट, यस आई विल लॉन्च, और वो लॉन्च होगा सितंबर में पुडुचेरी। हाँ बस इसी दिन का तो इंतजार था, जब दिल्ली के साथ पुडुचेरी को तो भाई आएगा क्योंकि दोनों भाई बहन है ना, दिल्ली पुडुचेरी तो है, पुड्डू ब्रांड सब पुड्डू कर रहे हो, मारे झाड़ भी कोई 2 यूटी हैं वो, ठीक है। हाँ ये लेजिस्लेटिव असेंबली की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे कि नहीं, बस कुछ भी कह दो पुडुचेरी दिल्ली पुडुचेरी दिल्ली पुडुचेरी, हर चीज़ में दिल्ली पुडुचेरी नहीं करना है। पुडुचेरी का भैया मद्रास हाई कोर्ट लगता है, खुद का नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट है। अभी बताएंगे उसमें आगे आएगा, गद्दारी कर तुमको इतनी बार बोलते हैं कि हम सवाल पूछते हैं थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो, यार पूछें तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें तभी पूछें, लेकिन तुम जो है भूल जाते हो ये सारी चीज़ें, हम लोग बीच में पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है सेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट था, ठीक है, प्रेसिडेंट क्लियर, और प्रेसिडेंट के साथ साथ किसके लिए था भाई, सीजीआई की 4 जजेस थे, है ना। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का मसला है, तो हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी होता है कि हाई कोर्ट एक तो नहीं मल्टीपल, सुप्रीम कोर्ट एक ही तो ट्रांसफर नहीं, सिर्फ अपॉइंटमेंट ही होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो ट्रांसफर हो रहा है तो जिस हाई कोर्ट से वो जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में जा रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। प्लस अगर अपॉइंटमेंट हो रही किसी हाई कोर्ट जज में किसी जज की, तो वहाँ के गवर्नर की भी वहाँ कंसल्टेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, बस ये अंतर होता है। 218 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड दैट अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। सेम है भाई, अपॉइंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने, तो रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। रिमूवल पूरा सेम होता है, बताने की जरूरत नहीं, पूरा जज इंक्वायरी एक्ट मेंशन है, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन आइजेस यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ये सब नहीं करना है, जो करना है बताता हूँ मैं। ओथ कौन दिलाएगा, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर दिलाएगा, मैंने आपको बताया था क्या। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे, लेकिन जो सस्ता सा काम होता है शपथ दिलाने का वो प्रेसिडेंट नहीं करवाता है, प्रेसिडेंट बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। आप यहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर में बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंट प्रेसिडेंट करता होगा, गवर्नर करता होगा, नहीं, प्रेसिडेंट की सारे काम करता है एक्सेप्ट ओथ सारे काम प्रेसिडेंट करेगा। यहाँ मुझे अच्छा वहाँ वाला सुप्रीम कोर्ट का रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, तो यहाँ देगा गवर्नर को, नहीं, किसने अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने, रेजिग्नेशन किसी को देगा, वो बस ओथ दिला देता है गवर्नर, ठीक है। देन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप एक बार रिटायर हो गया, सैलरी एक्सेट्रा वही सेम ही है। सैलरी ध्यान रखना एक चीज़, जो सैलरी होती है जज की हाई कोर्ट जज की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलती है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इनकी जो पेंशन निकलती है, पेंशन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है, क्योंकि अब मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल हाई कोर्ट्स में रहेंगे, मल्टीपल स्टेट हाई कोर्ट में जज रहेंगे, तो कौन सा स्टेट देगा इनको पेंशन, तो भाई इंडिया वाले से निकलेगी, और जिस भी स्टेट में जब सर्व करेंगे तो वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड से वो सैलरी इनकी निकल के आएगी। क्लियर की चीज़। ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर, तो ट्रांसफर मैंने बता दिया कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेगा, प्लस जिस हाई कोर्ट से जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में जा रहा है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन कर सकता है, वो चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट का, ठीक है, वही कर सकता है, ठीक है, किससे, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके। अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, अगेन कौन कर सकता है, इट अपीयर्स अगर ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, एक्टिंग जज, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो ये काम प्रेसिडेंट कर सकता है, दैट द नंबर ऑफ द जजेस दैट द कोर्ट शुड फॉर द टाइम बीइंग इंक्रीज, तो प्रेसिडेंट इंक्रीज कर सकता है उसको, प्रेसिडेंट कर सकता है। जैसे वहाँ पर एक्टिंग सीजीआई कौन ला रहा था, प्रेसिडेंट, तो वैसे यहाँ पर एक्टिंग जजेस को प्रेसिडेंट ही लाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस सेम चीज़ यहाँ पर चल रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, अगेन ये कौन करेगा, तो ये करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट से परमिशन लेके, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहा था वही काम यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का हाई कोर्ट का करेगा प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके, ठीक है। बाकी तो और आपको याद नहीं करना है, और इसमें से कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट है, ये आपका आखिरी चैप्टर है पार्ट 6 में, पार्ट 6 में 6 चैप्टर्स हैं, उसमें जो छठा चैप्टर है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स टू बी एंड पोस्टिंग ऑफ प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर, तो ये यहाँ ये वाले जो गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस इनकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, क्योंकि बहुत ही लोअर लेवल पे आ चुके हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है, गवर्नर करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ एक्जिस्टिंग जुरिसडिक्शन। मान लो कि यूपी का है तो यूपी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करेगा गवर्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करेगा। एक सेकंड रुका, क्वालिफिकेशन तो आई नहीं यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान रखना मैक्सिमम एज 62 ईयर्स होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स होती है मैक्सिमम एज, वैसे हाई कोर्ट में 62 ईयर्स होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक सेकंड, ये जो अपॉइंटमेंट वाला है कि किसको अपॉइंट करेगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो पहली चीज़ तो भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन दोनों में से कोई एक हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 10 साल तक आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया, नॉट नेसेसरी हाई कोर्ट, या फिर अगर ये नहीं किया है तो एटलीस्ट 10 साल तक आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया। एग्जांपल के तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज थे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज थे, तो भी आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर वो नहीं है तो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहो। यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली चीज़ है वो नहीं चलेगी, बस ये ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के केस में थी, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में 233 क्लॉज 2 अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ द स्टेट शैल ओनली एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि आप यूनियन स्टेट की सर्विस में होनी चाहिए, प्लस नॉट लेस देन 7 ईयर्स एन एडवोकेट और प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि आप एटलीस्ट 7 साल तक एडवोकेट रहे हो
हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, आप 7 साल तक हाई कोर्ट रहे हो, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर किसी भी कोर्ट में आप 7 साल तक हाई कोर्ट रहे हो तो आप जज बन सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 साल तक एडवोकेट रहे हो, आपका नाम रिकमेंड करता है हाई कोर्ट वहाँ का, तो गवर्नर आपको अपॉइंट कर सकता है एज दी जज ऑफ द हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट हो गई, बाकी लोग की अपॉइंटमेंट भी कौन कर सकता है? गवर्नर ही करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन, जो स्टेट सर्विस, जो स्टेट जुडिशियल सर्विस के एग्जाम होते हैं, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू इंक्लूडिंग द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ एंड ग्रांट ऑफ लीव टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इन फेवर टू द पोस्ट, तो कौन करेगा? ये सब जजेस ही करेंगे। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं है, खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करिए जल्दी से, करो क्वेश्चन। तब तक मैं लगे यहाँ तक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। चलो, तो हाँ, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 years in any court, not in any court but high court. A judge of high court for at least 3 years? No, 5 years. A distinguished jurist in the opinion of the President of India? Yes. A person who has held a judicial office for at least 15? ना हाई कोर्ट के या तो जज रहे हो 5 साल या एडवोकेट रहे हो 10 साल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट? कौन सी शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के पास भी है? एडवाइजरी पावर। ये एडवाइजरी पावर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास थी, ये एडवाइस कर सकता था प्रेसिडेंट को। ऐसी कोई एडवाइजरी पावर, कोई सरकारी क्षेत्राधिकार कि हाई कोर्ट को, कि गवर्नर हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट गवर्नर को एडवाइस कर सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कंप्लीट जस्टिस करना है 142, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यस, याद करो, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और हाई कोर्ट में कौन सा था? 215। ठीक है, पावर टू अलाउ रेफ्यूज स्पेशल लीव पिटिशन, वो सब नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो, ये तो वही है ना, हाँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? अब तो ये क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा वीडियो अपलोड कर देता हूँ। of the appointment of district judge, they are appointed by the chief justice of the concerned high court, governor appoint करता है। they are appointed by the president of India, they are appointed by the governor, ठीक है, in consultation with the high court. which of the following is not correct with respect to the article number 226? It can, which of the following statement regarding the powers of the high court under article 226, ठीक है, is not correct. It can issue writs of habeas corpus mandamus, सही है। Writs can be issued to enforce any right conferred in part 3 or any of the other purpose, yes। तभी तो बोलते हैं कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो वाइडर है, क्योंकि ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए बल्कि लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट को इशू कर सकता है। कुड नॉट बी प्लीज, क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये भी सही है। दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड, रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स, रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिसडिक्शन। और ये क्या आपका नॉट करेक्ट, दिस पावर कैन डेरोगेट दी पावर, डेरोगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, पैरेलली पावर चलती हैं। चलो, which of the following statement with regard to the impeachment of judge of the Supreme Court of India is not correct? पढ़िए जरा और बताइए जल्दी से आंसर। क्या इशू आ रहा है यार इसमें?
कर लिया सभी ने? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। 100 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में और 50 चाहिए राज्यसभा में, दोनों में नहीं, गलत पूछा था, हो गया उत्तर। ठीक है, आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ओके, ये चीज़ हमारी मिस हो गई है। यहाँ पर मैं बताता हूँ 231 में, यस 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 यस, एक सेकेंड। ठीक है, 231 ये पावर देता है कि कॉमन हाई कोर्ट आप सेटअप कर सकते हैं 2 और मोर स्टेट्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न है ये 7th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था जो 1956 में हुआ था। और यहीं पे मुझे आपको वो चीज़ बतानी है, एंड दैट इज़ jurisdiction of high court to or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory। एग्जाम्पल के तौर पे लक्षद्वीप इज़ अ यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो लक्षद्वीप का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, अंडमान निकोबार का खुद का हाई कोर्ट नहीं है। पार्लियामेंट ने क्या कर रखा है, इसके जुरिस्डिक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो केरला हाई कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन को सिर्फ केरला तक रिस्ट्रिक्ट ना करके लक्षद्वीप तक भी एक्सटेंड कर रखा है। नहीं, लक्षद्वीप का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, उसका हाई कोर्ट केरल के हाई कोर्ट से लगता है। वहीं अंडमान निकोबार की अगर बात करेंगे तो इसका हाई कोर्ट तमिलनाडु यानी मद्रास हाई कोर्ट के साथ नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो किसके साथ लगता है? कैलकाटा हाई कोर्ट के साथ लगता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि जो लक्षद्वीप है ये अपना केरला हाई कोर्ट के साथ जुरिस्डिक्शन शेयर करता है। अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, ये अपना जुरिस्डिक्शन कैलकाटा हाई कोर्ट के साथ शेयर करता है। देन अगर बात करेंगे, यहाँ पर आपको दादरा नगर हवेली दमन और दीव देखने को मिलेंगे, दादरा दमन। ठीक है, ये सब अपना महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वहाँ। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का तो हाई कोर्ट लगता ही है, गोवा का भी लगता है, जी हाँ, गोवा का भी लगता है, और साथ ही साथ जो दमन और दीव है, और दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसका भी लगता है। अब जैसे आपको पता है कि एक नई यूटी बनी है, एंड दैट इज़ आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, लद्दाख का हाई कोर्ट कहाँ लगेगा? जम्मू एंड कश्मीर वाले में लगेगा। ठीक है, चंडीगढ़ का कहाँ लगता है? चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का लगता है पंजाब वाले में, और पंजाब में ही हरियाणा का भी लगता है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सेम ही है पंजाब में, और चंडीगढ़ का भी वहीं लगता है। तो ये चीज़ है जो यहाँ लिखा हुआ है 1230 क्लॉज 1 में, कि पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एक्सक्लूड कर सकता है। कल को बोले दादरा नगर हवेली नहीं देखेगा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट दादरा नगर हवेली का जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा, तो फिर किसका लगेगा? अब गुजरात के हाई कोर्ट में लगेगा, तो गुजरात जाओ आप लोग, महाराष्ट्र नहीं। ठीक है, ये काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। तो कौन कर सकता है? द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच। चलो बता जल्दी से, बेंच का मैंने आपको बताया था, मतलब काइंड ऑफ ब्रांच ही होती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो लखनऊ में, लखनऊ में। तो क्या आंसर होगा? पहला सही है। ठीक है, इसकी बेंच लखनऊ में भी है एक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ बेंच एट ग्वालियर, ये भी सही है। राजस्थान वाले की भी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, गुवाहाटी में कोई बेंच नहीं है। इनफैक्ट गुवाहाटी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस तो इसी की है। ठीक है, तो ध्यान रखना ही है। नागालैंड, मिज़ोरम, इन सब का यहीं लगता है। नागालैंड, मिज़ोरम सबका जो हाई कोर्ट है ये असम में ही लगता है, ध्यान रखना। नागालैंड, मिज़ोरम इन सब का अलग से नहीं है। क्लियर है? असम का, नागालैंड का, मिज़ोरम का, सबका न्याय देगा रे तेरा कौन? गुवाहाटी हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स कोर्ट है हमारा, तो उसके जुरिस्डिक्शन में क्या नहीं आता है? ओरिजिनल, एपीलेट, या फिर कॉलेजिएट, या फिर एडवाइजरी। तो कॉलेजिएट करके तो पढ़ा नहीं था। ये आर्टिकल 131 है, ये 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर, ये 143। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देन आपके लिए होमवर्क है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के तहत? 143। हाँ, बाइंडिंग है
किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस दिया जा सकता है, और इसमें क्या है, जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं और इसमें क्या है, जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देख लो आर्टिकल स्पेसिफिक पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया आपका, तो इसीलिए हमने पढ़ भी लिया और आर्टिकल्स भी याद कर लिए साथ ही साथ। 2 क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद आपका वो है, ठीक है। कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द सीजेआई विद प्रायर। सही है। क्या है, एक्ट ये है रिटायर्ड चीफ जस्टिस। हाँ, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है बताओ। हाई कोर्ट in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Yes, it has. With reference to India, consider the following statement: judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate, and such accused is locked up in the police station, not in jail. याद करो, बता चुका हूँ ये भी। जुडिशियल कस्टडी याद है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, दोनों में अंतर है। लॉक्ड इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल, यही होता है। नहीं, अलग होता है, याद करो। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि तुम जेल में हो, जहाँ पुलिस को जाने के लिए, पुलिस को तुमसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना कोर्ट की परमिशन के तुमसे वो नहीं ऐसे पूछताछ। लेकिन पुलिस लॉकअप में, याद है गाय तोंडे वाली कहानी, ये गाय तोंडे डंडा निकाल जरा, आँख दिखा रहा है, आँख दिखाता है, ठीक है, तेजाब भी लेके आना थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ये पुलिस कस्टडी में होता है। लेकिन जब आप जेल में होते हो यानी जुडिशियल कस्टडी में, तो जो है फिर आप ऐसा नहीं कह सकते। तो पहला गलत है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट कोर्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। याद है गए तोंडे वाली कहानी, फाइनली काम आई नहीं आई। अब यार 2-3 क्वेश्चन है, तुम क्या करो यार, सारे मैं करवा दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, नहीं क्या करोगे तुम, ठीक है। इसको करो, कोई अगर डाउट आता है तो आप बैच में जो लोग हैं वो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। हाँ सर, बैच वालों को स्पेशल फैसिलिटी दे रहे हैं सर, सब समझ रहे हैं सर, हैं बैच खरीदना चाहते हो ना, हाँ और क्या, फ्री में आ जाते हो पढ़ने कुछ तो यार प्रिविलेज मिलना चाहिए ना बैच वालों को भी, बेचारों ने पैसे दिए, बोलते रहते हैं सर क्या सर आप सारे लेक्चर फ्री किए दे रहे हैं वहाँ पे, हमको भी तो कुछ करिए, कुछ तो हमें स्पेशल फील करवाइए। पूरा तो सब आप वहीं पे दे देते हैं, ये थोड़ा स्पेशल फील करवा देते हैं बैच वालों को। एक्सप्रेस ही किया है किसी चीज़ को कई बार। तुम्हारी पूरी क्लास 81 में घूमे जा रही उतनी देर से हम देख रहे हैं, 1.5 घंटे से 82 81। अरे तुम 82 याद कर लो, इतना भी 81 82 करके नहीं पूछेगा वहाँ पे। अब जाओ तुम लोग परमार एसएससी वाले चैनल पे, एक अभी पब्लिक किए हैं, देखो पब्लिक ये पढ़ा वीडियो देखो जाके, और ये सीखो कि बादल क्यों फटते हैं, ठीक है। अभी नहीं, बस पब्लिक कर ही रहा हूँ मैं। वाई डू क्लाउड बर्स्ट, ओके, रीज़न। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है, तो यहाँ से आपको रीज़न पता चल जाएगा। जाइए देखिए, मस्त एंजॉय करिए, जाइए जाइए भाई देखिए, जाके पब्लिक हो चुका है।